आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, इसके उदाहरण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहली बात ध्यान रखिएगा, संज्ञा के बारे में अगर आए क्या है तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक क्या है? विकारी शब्द है। और विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, यानी इन शब्दों में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं। इसीलिए संज्ञा को हम विकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो विकारी शब्दों के अंतर्गत देखिए चार चीजें आती हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों ही विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं और इनमें से हम पहला ले रहे हैं संज्ञा। अब देखिए, विकारी शब्द है, लेकिन संज्ञा की परिभाषा अगर देना हो तो संज्ञा क्या है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जितने भी नाम होते हैं, यानी जितने भी नेम हैं, नेम, जितने भी नेम है पूरी दुनिया में, चाहे व्यक्तियों के नाम हो, वस्तुओं के नाम हो, पदार्थों के नाम हो, प्राकृतिक तत्वों के नाम हो, समूहों के नाम हो, द्रव्यों के नाम हो, यानी कोई भी अगर नाम है तो वो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब इसका पता लगा सकते हैं कि वास्तव में संज्ञा का कितना विस्तृत क्षेत्र है। तो आज इसी के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसका जो विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, ये जब इसका प्रकार पढ़ेंगे तो ये करेंगे। इसमें हम डिटेल से पूरा आपको बताएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो दो बातें क्लियर हुई: संज्ञा एक विकारी शब्द है और पूरी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये कहा गया है कि नेम इज ए नाउन, यानी अंग्रेजी में एक कहावत है कि नेम इज ए नाउन, यानी नाम ही संज्ञा है। तो आप पढ़े भी होंगे, ये तो बहुत पहले से ही जान गए संज्ञा क्या है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। यह एक बात आपको मुख्यतः जानना था कि संज्ञा विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अब संज्ञाओं से जो सवाल आते हैं, जो इसके प्रकार होते हैं और जिसमें उदाहरण होते हैं, इसमें सवाल यहां से आते हैं। तो उसी के बारे में एक एक करके उदाहरण दे करके हम आपको बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं और इसके कैसे उदाहरण बनेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहां पे अब हम लिखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, संज्ञा तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान में जो संज्ञाएं पढ़ी जाती हैं या विद्वानों ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो 5 प्रकार की संज्ञाओं को मान्यता दी गई है। लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और पांचों का हम यहाँ पे उल्लेख करते हैं। तो देखिए, संज्ञा के हम 5 प्रकार पहले लिख देते हैं। तो पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा है। और चौथा लिखेंगे समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे याद करिए। यहां से एक सवाल इस प्रकार से भी बनता है, उत्तर प्रदेश पुलिस हो या दरोगा हो या और जो एग्जाम होते हैं, कि निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद नहीं है। तो ये पांचों आपको तैयार रहेगा, तब ये आपको क्लियर हो पाएगा। हमने एक चीज बताया आपको कि मुख्यतः 3 संज्ञा के भेद होते हैं। तो मुख्यतः जो 3 भेद होते हैं, ये शुरू के 3 जो हमने लिया है, यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये मुख्यतः इसी को भेद माना गया है। और इन दोनों को जो समूह और द्रव्य है, ये जाति के अंतर्गत एक बोध करवाया जाता है। लेकिन इस समय ज्यादातर विद्वानों द्वारा 5 प्रकार की संज्ञाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह से इसको देखेंगे। अब एक एक करके हम समझाते हैं आपको क्या होता है, पहले एक उदाहरण के माध्यम से
और उसके बाद फिर इसमें परिभाषा और हम क्लियर करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने मान लीजिए एक नाम लिखा दीपक, एक हमने नाम लिखा दीपक। दीपक नाम है और ये व्यक्ति का नाम है, और ये व्यक्तियों में ये लड़का लड़का है, व्यक्ति क्या है, एक लड़का है। और इसमें मान लीजिए कि कुछ गुण होंगे यहाँ पे, और इसी लड़कों का मान लीजिए लड़का है तो ये इनका एक परिवार में ये लड़का रहता होगा तो इसका कुछ गुण होगा, तो ये परिवार में रहता होगा, और परिवार जो रहते होंगे ये खाने पीने की सामग्री यानी द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टील का प्रयोग कर रहे हैं, थाली। अब देखिए ये दीपक क्या है, एक अकेला व्यक्ति है। दीपक एक अकेला व्यक्ति है, तो ये इसका मतलब ये हुआ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। दीपक अकेला है और एक व्यक्ति नाम है, और कहे हैं नाम, नेम इज ए नाउन, नाम ही संज्ञा है, तो दुनिया में जितने नाम है तो वो संज्ञा के अंदर, तो दीपक एक नाम है। लेकिन दीपक है क्या, एक लड़का है, और लड़का होने के कारण ये किसका बोध करवाएगा, एक जाति का बोध करवा देता है। जाति का बोध करवाने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है। अब इसमें जैसे लड़का अगर कहते हैं तो इसके अंतर्गत तमाम लड़कों का बोध हो जाता है, तो ये माना जाए एक इसकी जाति है, और जाति में कई लोग, बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। अब इसका कुछ गुण है, यहाँ पे जो गुण इसका होगा, क्वालिटी होगा, यही भाव के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे लड़का अगर ये है तो इसमें लड़कपन होगा, तो लड़कपन किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा ये गुण। तो ये देखिए लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा। और ये परिवार में अगर रहता है तो परिवार एक समूह का बोध करवाता है, उसमें कुछ क्रियाएं होती हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गया, परिवार पूरा। और यहाँ पे खाने पीने की जो भी सामग्री का प्रयोग करते हैं, या लोहा हो, जस्ता हो, टीना हो, कुछ भी जो प्रयोग कर रहे हैं, ये द्रव्यों के रूप में ये जो होता है, ये देखिए आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो एक उदाहरण के माध्यम से हमने ये बात समझाया कि वास्तव में पांचों जो प्रकार की संज्ञाएं हैं, ये किस प्रकार से ये जुड़ी हुई हैं। तो अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि ये क्या है। इसको हटा देते हैं, उसके बाद ये देखते हैं, और ज्यादा क्लियर इसमें हो जाएगा। और कोई भी एग्जाम देंगे जो परीक्षा में आएगा, अब यहां से आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये तो कहा गया है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें सारे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति का जो कॉन्सेप्ट है या अवधारणा है, ये काफी ज्यादा विस्तृत है। इसके अंतर्गत जितने भी स्त्री पुरुष है, या कह लीजिए लड़के लड़कियां हैं, इनके नाम है पूरी दुनिया में, चाहे मोहन, सोहन, दीपक, सुरेंद्र, महेंद्र हो, या अंग्रेजी के नाम हो, टॉम है, जॉनसन है, ट्रम्प है, इस तरह से जो नाम लेते हैं, कोई भी नाम हो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसी तरह से महिलाओं में जितने भी नाम होते हैं, मोनिका है, या फिर आपका किरण है, इस तरह से बहुत सारे नाम जो लड़कियों में आते हैं उसमें इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरी बात ये होता है कि इसका मतलब कि व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के जो नाम होते हैं, महिलाएं, ये सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। कोई भी दुनिया में नाम हो, कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एकदम सही होना। अब देखिए जैसे आप महीनों के नाम लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो महीनों के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? महीनों के नाम तो भाई होते हैं, और दिनों के नाम भी होते हैं। आप सोम, मंगल, बुध पढ़ते हैं अंग्रेजी में, यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे पढ़ते हैं। तो इस तरह से चाहे अंग्रेजी के दिनों के नाम हो, या अंग्रेजी के महीनों के नाम हो, या हिंदी के दिनों और महीनों के नाम हो, ये सारे व्यक्ति के अंतर्गत ही आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं जितने भी जो 12 महीने महीनों के नाम
और दिनों के नाम इसी के अंतर्गत आएंगे। कभी कभी परीक्षा में आ जाए कि रविवार किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, दुनिया में जितने भी आपके खाने पीने वाली चीजें होती हैं, ये जैसे आपने मिर्चा कहा, धनिया कहा, इस तरह से जो चीजें होती हैं, ये इसी के अंतर्गत यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे पर्वतों के नाम आप राकी है, एंडीज है, पर्वतों के नाम, या फिर एवरेस्ट पर्वत है, इस तरह से इसी के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो होते हैं, इसमें नदियों के नाम जैसे गंगा है, गोमती है, या फिर आपकी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और अमेजन है, इस तरह से जो नदियों के नाम होते हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्षेत्र कितना ज्यादा विस्तृत है। तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वस्तु या एक व्यक्ति का ही बोध करवाएगा, और जब एक वस्तु या एक व्यक्ति का ही बोध करवाएगा तो इसका बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है, एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों, एक ही प्रकार की वस्तुओं या कह लीजिए व्यक्तियों का बोध होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं वस्तुओं में, जैसे कुर्सी लेते हैं, तो कुर्सी अगर आपने लिया तो ये एक प्रकार की वस्तु है। और अगर कुर्सी कहते हैं तो दुनिया में जितनी भी प्रकार की कुर्सी है सबका बोध होता है। तो इसी प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी बहुत सारी चीजें इसमें नाम लेते हैं तो समाहित हो जाता है। अब जैसे पहाड़ लेते हैं, तो पहाड़ आपने लिया तो बहुत सारे पहाड़ उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ों का कोई नाम ले लेंगे तब वो व्यक्ति में चला जाएगा यहाँ पे। अब जैसे आपने कुर्सी लिया, कुर्सी, और कुर्सी का नामकरण कोई कर दिया आपने, तो ये कुर्सी व्यक्ति में चला जाएगा, लेकिन कुर्सी अगर कहते हैं तो ये जाति में रहेगा, इसका नामकरण कर देंगे, नाम रख लेंगे, तो इसी के अंतर्गत रहेगा। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं कुत्ता एक जानवर है, और अगर कुत्ता लिखते हैं तो इसका मतलब ये जाति का बोध करवाता है, एक जाति है, यानी दुनिया में जितने प्रकार के कुत्ते हैं सबका बोध हो जाता है। लेकिन कुत्ते का नाम जब लिख दीजिए, शेरू है, या कुछ लोग टाम रख देते हैं, अपने अपने अनुसार कुत्तों का नामकरण कर देते हैं। और जो पालतू कुत्ते होते हैं तो उनको तो बहुत अच्छा अच्छा नाम रखते हैं, शायद उतना अच्छा व्यक्तियों का भी नाम ना रखा गया, ना उतने ज्यादा खाने पीने या रहने की सुविधाएं होती हो। तो देखिए, कुत्ता जब कहते हैं तो ये जाति में आएगा, लेकिन इसका कुछ नामकरण कर दीजिए तो ये आ जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसी प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक तत्व है तो इसी के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहते हैं भूकंप, तो भूकंप का कोई नाम नहीं है, ये तो प्राकृतिक तत्व है, तो भूकंप इसी के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से जैसे लिखते हैं तूफान भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्या है, प्राकृतिक तत्व है। अब एक चीज आपके मन में आता हो, जैसे डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, ये जो पद होते हैं, राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पदों के जितने भी नाम होंगे, कोई भी पद हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी, कोई भी जगह पद का बोध करवाता है तो ये जात के अंतर्गत आएगा। यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या राज्यपाल या डीएम, एसडीएम, कोई भी हो, सब पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जातियों में क्या क्लियर हुआ, यानी जो यहाँ के वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मेज, इस तरह से लिखते हैं। जानवरों के नाम जैसे गाय, भैंस, इस तरह से करते हैं, या पशु पक्षियों के नाम कौवा, तोता, इस तरह से प्राकृतिक तत्वों के नाम।
और जो ये पद होते हैं जितने भी, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखिए आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? इसमें गुण और धर्म आपका दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे मानव अगर लिखते हैं तो मानव से बनता है मानवता। यहाँ पे तो मानवता क्या है? ये गुण को दर्शाता है, तो मानवता इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और एक बात और, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है? तो ये जातिवाचक संज्ञा हम यहाँ निर्माण देखिए किससे होता है। निर्माण यहाँ पर हम देखें कि इसका निर्माण किससे करते हैं? निर्माण किससे करते हैं? यहाँ देखिए निर्माण, ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता है जातिवाचक संज्ञा से होता है, सर्वनाम से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है, विशेषण और क्रिया से होता है। तो इतनी चीजों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा जो यहां पढ़े हैं, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब जातिवाचक में जैसे आपने लिया लड़का, जैसे जात में लिया लड़का, लड़का इसी के अंतर्गत आएगा। और लड़का अगर जातिवाचक संज्ञा है तो इसका मतलब इससे जो जातिवाचक संज्ञा को लड़के से बना देंगे, लड़का से लड़कपन, और लड़कपन अगर कह दिए तो ये गुण धर्म को बताता है। कहते हैं अभी इसका लड़कपन है, अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, बालक अभी लड़कपन है, ऐसे हरकतें कर देता है, तो इस तरह से लड़कपन इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे सर्वनाम में लेते हैं अपना, तो अपना से बना लेंगे अपनापन, अपनापन। कहते हैं आपके मिलने के बाद मिलने से ऐसा अपनापन महसूस होता है कि मतलब अपना कोई बहुत प्रिय मिल गया है, तो अपना से बना है क्या? अपनापन। अब देखते हैं जैसे लग रही है गर्म, कहते हैं गर्म चाय, तो चाय की विशेषता ये है कि वो गर्म है, यानी गर्म क्या है? विशेषण है। और विशेषण से जब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो यूं ये बनता है गर्मी। तो क्या कहते हैं? गर्मी लग रही है या गर्मी हो रही है, ना कि गर्म हो रही है, गर्म लग रही है। इस तरह से हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। क्रिया से जैसे बताया दौड़ना, दौड़ना क्या है? एक क्रिया है, और दौड़ना से आप बना देते हैं दौड़, तो दौड़ हो रही है। इस तरह से देखिए तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे होता है? कभी कभी सवाल भी आता है, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से। और ये हमने देखिए उदाहरण दिया, लड़कपन, अपनापन, गर्मी, दौड़, इस तरह से इसके उदाहरण बनेंगे। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा यहां से परीक्षाओं में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और अक्सर डाउट होता है, तो इन दोनों को एकदम क्लियर कर लीजिए कि क्या है। और क्योंकि ये समूह और द्रव्य ये तो क्लियर ही हो जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डाउट नहीं होता, और इसी में डाउट होता है। और यहीं से क्वेश्चन जाति और भाव से ज्यादा उठाए जाते। कोई भी एग्जाम देंगे, देखे होंगे पेपर सेट करे में जो आते हैं, उसमें से यहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं समूह पे। समूहवाचक संज्ञा, देखिए समूह है, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप होगा, एक ग्रुप का बोध करवाता है। जैसे समूह में, जैसे मान लीजिए कि आप अगर एक लिखते हैं परिवार, तो परिवार क्या बोध करवाता है? समूह का बोध करवाता है। अब परिवार में चाहे 2 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 50 लोग हो, लेकिन उनको मिला के एक समूह बनता है। अब उसमें समूह में स्त्री, पुरुष, लड़के, लड़की और बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, तो परिवार एक समूह का बोध करवाता है। तो इस तरह से परिवार किसके अंतर्गत? ये संज्ञा ही है, लेकिन संज्ञाओं में कौन है? समूहवाचक संज्ञा। इसी तरह लिखते हैं गुच्छा। गुच्छा, देखिए गुच्छा में जैसे चाबी का गुच्छा, आप मोटरसाइकिल लिए हो या कोई चाबी और लिए हो ताले की, तो उसमें गुच्छा तमाम चाबियां लगा देते हैं, तो उसी को गुच्छा कहते हैं। तो वो समूह हो जाता है, बोध करवाता है। इसी तरह जैसे आम का गुच्छा होता है, कई आम एक लगे होते हैं पेड़ में, तो वो आम का गुच्छा होता है। इसी तरह से देखिए गिरोह,
गिरोह। गिरोह यहाँ पे भी है, आदमी का गिरोह हो, डाकुओं का गिरोह हो, कुछ डाकुओं का 10-20 लोग जो भी हो वो गिरोह है। अब देखिए अगर लिखते हैं कक्षा, तो कक्षा में भाई एक लड़का कोई या लड़की रहेगी नहीं, उसमें कक्षा में एक समूह का ही बोध करवाएगा। तो इस तरह से ये कक्षा किसका उदाहरण, समूह का ही बनेगा। तो समूह एकदम क्लियर हो जाता है, जहां के कई वस्तुओं या व्यक्तियों का एक साथ बोध करवाने वाले अगर कोई शब्द इस तरह से दिखाई देते हैं तो ये समूह के अंतर्गत आएंगे। तो ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जितने भी जैसे धातुएं होते हैं यानी जो मेटल होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे द्रव्य, जैसे मान लीजिए आप सोना लिखते हैं, चांदी लेते हैं, चांदी लेते हैं, स्टील लेते हैं, स्टील मतलब लोहा, स्टील लेते हैं, या इस तरह से द्रव्यों में आप कुछ जैसे यूरेनियम ले लेते हैं, यूरेनियम ले लेते हैं, या मान लीजिए जस्ता ले लेते हैं, इस तरह से कांसा ले लेते हैं, तांबा ले लेते हैं, ये सब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए संज्ञा के पूरा एक एक उदाहरण हमने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया है। और यहां से सवाल अगर आते हैं तो इसको एक दो बार देख करके आप खुद ही पता लगा लेंगे कि किसमें कौन सी संज्ञा है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, क्योंकि कभी कभी सवाल क्या होता है कथन कारण में भी आ जाते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, कैसा शब्द है, या दोनों शब्द है विकारी और अविकारी, विकल्प एक बना दे। तो ध्यान रखिएगा कि ये विकारी शब्द है, यानी इसमें परिवर्तन या बदलाव होते हैं। तो ये संज्ञा में इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम सर्वनाम के बारे में आपको अगली वीडियो में उसमें बताएंगे डिटेल पूरा कि सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं और उसके किस प्रकार के उदाहरण बनते हैं।